नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1957 की एक बहुत ही खास फिल्म प्यासा और उसके गीतों की। हाँ, प्यासा। उसके गाने तो मतलब आज भी उतने ही सुने जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास एक अकादमिक लेख है जो इन गानों को सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि ये अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। हाँ, और लेख इसी पर जोर देता है कि कैसे साहिल लुधियानवी की जो सोच थी, थोड़ी प्रगतिशील, थोड़ी मार्क्सवादी तरफ झुकी हुई, हाँ हाँ। और गुरुदत्त साहब की जो सिनेमैटिक समझ थी, उन दोनों ने मिलकर इन गीतों को क्या खूबसूरती दी है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे समझने की कि ये गीत फिल्म में कैसे फिट होते हैं और आज भी क्यों इतने रिलेवेंट है। हाँ, हम 5 मुख्य गीतों को देखते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं पहले गाने से। हाँ, ये हंसते हुए फूल। यहीं से तो हम विजय से मिलते हैं पहली बार। एक कवि है ना, बहुत रोमांटिक, संवेदनशील। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि ये गाना विजय गाता नहीं है पर्दे पर, मतलब लिप सिंक नहीं है। ये उसके मन की आवाज है। अच्छा। हाँ, जैसे वो आसपास देख रहा है प्रकृति को और कविता बस उसके अंदर से निकल रही है। स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, वर्ड्सवर्थ की याद दिलाता है थोड़ा। और वो एक सीन है ना उसमें, जब वो एक मधुमक्खी को कुचल देता है अनजाने में। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण सीन है। लेख उसको ऐसे देखता है कि ये व्यक्ति यानी विजय, या कह लीजिए आम आदमी, और ये जो दुनिया की असंवेदनशीलता है उसके बीच का टकराव है, एक तरह का एब्सर्डिस्ट मोमेंट। एब्सर्डिस्ट मतलब बेतुकापन। हाँ, जीवन का। और इसे नए नए आजाद हुए भारत के संदर्भ में भी देखा गया है। जैसे वो बाघ जो है वो नया भारत है, और वो कुचली हुई मधुमक्खी वो आम इंसान है जिसकी उम्मीदें शायद कुचल दी गई। गहरा विश्लेषण है। फिर इसके बाद फिल्म हमें एक बिल्कुल अलग माहौल में ले जाती है। सर जो तेरा चकराए। हाँ, जॉनी वॉकर, अब्दुल सत्तार तेल मालिश वाला। ये किरदार एक तरह से विजय के लिए वो आदर्श समाज है जहाँ सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। और गाने के बोल, उसमें तो साफ तौर पे साहिर की छाप दिखती है। बिल्कुल, वो जो पूंजीवाद पर कटाक्ष है, मजाकिया अंदाज में लेकिन बहुत तीखा, सामाजिक न्याय की बात, ये साहिर की समाजवादी पृष्ठभूमि को दिखाता है। और क्या ये आज भी प्रासंगिक लगता है? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख तो कहता है कि हाँ बिल्कुल है। वो इशारा करता है कि आज की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके असर को भी इस गाने के चश्मे से देखा जा सकता है। मतलब स्रोत में उदाहरण दिया गया है, जैसे नोटबंदी या जीएसटी का आम आदमी पर असर। अच्छा। हाँ, लेकिन जाहिर है ये उस लेख का विश्लेषण है, हम बस उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। समझ गया। इसके बाद फिल्म का मूड एकदम बदलता है। गम इस कदर बढ़े कि ये बहुत इंटेंस मोमेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा। विजय का जो अंदरूनी और बाहरी संघर्ष है वो यहाँ चरम पर पहुंचता है। माँ की मौत, उसका अकेलापन, और पहली बार वो शराब पीता है। और वो लाइन, मैं आज सब जहां को ठुकरा के पी गया, ये पहली बार है शायद जब वो दुनिया को सीधे तौर पर नकार रहा है। बिल्कुल, ये उसके किरदार का एक बड़ा मोड़ है। वो शर्मीला सा कवि अब दुनिया से सवाल करने लगा है, उसे चुनौती दे रहा है। और ये गाना सिर्फ विजय के बारे में नहीं है, है ना? ये तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुख, अपराध बोध, सच्चाई का सामना करने से कतराना, ये बहुत ही यूनिवर्सल भावनाएं हैं। इसीलिए ये गाना हर किसी को छू जाता है। सही बात है। और फिर आता है वो गाना जो शायद आज भी सबसे ज्यादा चुभता है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उफ, हाँ। यहाँ विजय अपने निजी गम से ऊपर उठकर समाज की कड़वी सच्चाई, रेड लाइट एरिया की सच्चाई पर सवाल उठाता है। वो जो राष्ट्र गौरव के दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच का विरोधाभास। एकदम। और यहाँ गुरुदत्त का निर्देशन देखिए, वो बेचैन कैमरा, लाइटिंग का इस्तेमाल, संगीत, सब मिलकर उस मानवीय पीड़ा और नैतिक पतन को इतनी शिद्दत से दिखाते हैं। राजनीतिक तौर पर भी ये गाना बहुत अहम माना गया है। हाँ, लेख बताता है कि इसे उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू के कथन, मुझे हिंद पर नाज है, पर एक तरह की सीधी प्रतिक्रिया या सवाल के तौर पर देखा गया। अच्छा, मतलब एक तरह से सत्ता से सवाल। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक जवाबदेही का सवाल। और फिर हम फिल्म के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, विजय का चुनौती बदलाव। हाँ, उसका आखिरी रूपांतरण। उसे वो शोहरत मिल जाती है जिसके पीछे सब भाग रहे थे, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये सब कितना खोखला है, बेमानी है। यहाँ वो सिर्फ दुनिया को ठुकरा नहीं रहा, नहीं, वो उसे पूरी तरह से त्याग रहा है।
लेख में इसकी तुलना ईसा मसीह के पुनरुत्थान से की गई है, एक तरह की आध्यात्मिक जागरूकता। और इसे फिल्माया भी तो कितने भव्य तरीके से गया है। बिल्कुल, वो मीज़ो सेन जिसे कहते हैं, वो बड़ा सा हॉल, लाइटिंग, कैमरा एंगल, लोगों की भीड़, सब मिलकर विजय के अंदर के टकराव और उसके आखिरी फैसले को जाहिर करते हैं। दत्त की नजर और साहिर के क्रांतिकारी बोल, इनका मेल ही इन्हें कालजयी बनाता है। और एक बात जो लेख में भी है कि ये अच्छाई बुराई को अलग अलग नहीं दिखाते। हाँ, ये नहीं कहते कि ये अच्छा है वो बुरा, बल्कि दिखाते हैं कि ये दोनों चीजें इंसान के अंदर भी हैं और समाज के अंदर भी। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल फिर भी रह जाता है, जो शायद लेख भी आखिर में छोड़ता है, कि विजय की जो प्यास थी, वो तलाश, क्या वो आखिर में बुझी? ये बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। कला समाज को कितना दिखा सकती है, कितना बदल सकती है, ये सवाल हमेशा रहते हैं। शायद यही इस गीतों की खासियत है कि वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, इतने सालों बाद भी। बिल्कुल, ये सवाल ही शायद उनकी असली ताकत है।